क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 में साइंस की एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 10 और 11, और ये अंतिम वीडियो है क्लास 6 एनसीईआरटी का। 11 चैप्टर इसमें टोटल है, मैंने आपको पूरा बता दिया है, आप लिस्ट पे जा करके देख सकते हैं। इस चैप्टर में जो है चुंबकों द्वारा मनोरंजन और हमारे चारों ओर वायु, हमें वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, वायु के कौन कौन सी गैसें मिली होती है उनके बारे में जानना है, और चुंबक क्या होता है और चुंबक के गुण क्या होते हैं इसके बारे में चैप्टर बताया गया है। तो क्लास जो है 10th और 11th के दोनों चैप्टर इसमें शामिल किए गए हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 6 एनसीईआरटी का 10वां चैप्टर है साइंस का, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। इसमें चुंबकत्व के बारे में बताया गया है और लोहे द्वारा जो चुंबकत्व बनता है उसके बारे में यहाँ डिटेल में एक चीज बताया गया, इसको अच्छे से देखना है। शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है पहेली और बूझो। इसमें याद रखना, इस पूरे चैप्टर में दो कैरेक्टर हैं, पहेली और बूझो। यही दोनों क्वेश्चन पूछते हैं और उसी से आंसर बहुत सारे निकलते हैं। तो लिखा है पहेली और बूझो ऐसे स्थान पर गए जहां जो है अपशिष्ट कूड़ा कबाड़ पदार्थ के बड़े बड़े ढेर थे। कुछ प्रोत्साहक घटना घट रही थी। ठीक है, कूड़े के ढेर की ओर एक क्रेन आ रही थी और क्रेन ने इस ढेर की ओर एक जो है गुटके को नीचे किया, फिर वह गुटका ऊपर उठने लगा। अनुमान कीजिए यहाँ क्या हुआ। बेकार पुराने लोहे के बहुत से टुकड़े गुटके के साथ चिपककर क्रेन के साथ जाने लगे। तो याद रखना, जब कूड़ा जहाँ पे होता है, अगर वहां पे कोई लोहा होता है तो क्या करता है, उसको चुंबक चिपका लेता है। तो उसी चीज को यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा दिया गया है। इस कूड़े से जो है जितने भी लोहे की चीजें थी वो चुंबक में आकर चिपक गई और वहां से फिर उसको निकाल लिया गया। तो कूड़े से जो है लोहे को निकालने का एक बहुत आसान तरीका चुंबकत्व होता है। ठीक है, आगे लिखा है कि उन्होंने अभी अभी चुंबकों के बारे में एक अति रोचक पुस्तक पढ़ी थी और तथा तुरंत जान गए थे कि क्रेन से अवश्य ही एक चुंबक जो है जुड़ा था, जो कबाड़ जो है से लोहा चुन रहा था। आप में से कुछ लोगों ने चुंबक अवश्य देखे होंगे तथा इनमें से जो है खेल कर आनंद भी उठाया होगा। क्या आपने जो है चिपकू स्टिकर बेड देखे हैं जो लोहे को की सतहों के जैसे अलमारी या जो है रेफ्रिजरेटर के दरवाजों से चिपक जाते हैं। कुछ जो है पिन धारकों होल्डरों में पिन होल्डरों से चिपके दिखते हैं। कुछ पेंसिल जो है बॉक्सों में जो है ताले की जो है व्यवस्था के बिना भी जब हम ढक्कन जो है बंद करते हैं तो यह कसकर बंद हो जाता है। ऐसे जो है चिपकू जो है पिन धारकों और पेंसिल बॉक्सों में चुंबक लगे होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिन होता है, इसमें बहुत सारे जो है पिन लगे हुए हैं, तो चुंबक में जो है पिन लग जाते हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति होती है, बॉक्स में भी ऊपर भी चुंबक होता है और नीचे जाकर चिपक जाते हैं, तो बॉक्स जल्दी खुलता नहीं है। और यहाँ आलमा जो आपका ये रेफ्रिजरेटर होता है, इसमें भी जो फ्रिज होता है इसमें भी चुंबक लगे होते हैं, जिससे वो आसानी से जल्दी बंद हो जाते हैं। तो उसी का उपयोग यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में बताया गया है। आगे लिखा है आपके पास इनमें से कोई भी वस्तु है तो उनमें जो है छिपे चुंबकों को खोजने का प्रयास करें। एक वो वर्क दिया गया है बच्चों को। आगे लिखा है चुंबक कैसे खोजा गया। तो लिखा है, कहते हैं कि प्राचीन यूनान में एक जो है गलरिया रहता था जो बकरी चराता था। उसका नाम जो है मैग्नस था। वह अपनी भेड़ों और बकरियों के झुंड को जो है पास के पहाड़ों पर चराने के लिए ले जाता था। भेड़ों पर नियंत्रण के लिए वह अपने साथ एक छड़ी रखता था और छड़ी के एक सिरे पर लोहे की टोपी लगी होती थी। एक दिन पहाड़ पर एक जो है चट्टान के ऊपर से इस छड़ी को उठाने में उसे बहुत जोर लगाना पड़ा, तो वह आश्चर्यचकित हुआ। चट्टान जो है छड़ी को अपनी ओर आकर्षित करती प्रतीत हो रही थी, मतलब उस चट्टान में लोहे के अंश मौजूद थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे कहानी को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, उस गलेरिया के बारे में आगे लिखा है थी चट्टान, यह चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक थी और इसने गलेरिया की छड़ी के लोहे की टोपी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कहा जाता है कि इस प्रकार प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गलेरिया के नाम पर इस पत्थर को जो है मैग्नेटाइड नाम दे दिया गया और मैग्नेटाइड
में लोहा होता है और कुछ लोगों का विश्वास है कि यह मैग्नेटाइड मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वह चुंबक कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखना, लोहे को आकर्षित करने का जिस भी तत्व में, जिस भी चीज में वो गुण पाया जाएगा उसे हम चुंबक कहते हैं। तो लोहे को चुंबक क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता है। आगे लिखा है, इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि चुंबक बनते किससे हैं, तो याद रखना मैग्नेटाइट नामक लोहे से बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे लिखा है, लोग अब यह जान चुके थे कि कुछ चट्टानों में लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करने का गुण होता है। उन्होंने यह भी पाया कि चट्टानों के इन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ विशेष गुण होते हैं। प्राकृतिक रूप से मिलने वाले इन पदार्थों को उन्होंने चुंबक कहा था। तत्पश्चात लोहे के टुकड़ों से चुंबक बनाने की विधि का आविष्कार हुआ और इन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आजकल विभिन्न आकृतियों के जो है कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए जो है छड़ चुंबक, नाल चुंबक, बेलनाकार अथवा जो है गोलांत चुंबक। तो इस तरह के चुंबक बहुत सारे आजकल जो है कृत्रिम रूप से बनने लगे हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग तरह के चुंबक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो लोहे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आगे लिखा है, प्लास्टिक अथवा कागज का एक जो है प्याला लीजिए, इसे एक स्टैंड पर शिकंजे मतलब की सहायता से कस दीजिए जैसा कि इसमें दिखाया गया है। प्याले के अंदर एक चुंबक रखिए तथा उसे कागज से ढक लीजिए जिससे कि चुंबक दिखाई ना देगा। लोहे के बने एक जो है क्लिप को एक धागे से बांधिए, धागे के दूसरे सिरे को स्टैंड के आधार पर बांध दीजिए और ध्यान रहे कि धागे की लंबाई को पर्याप्त छोटा रखना यहाँ तक युक्त रहे। क्लिप को प्याले के आधार के समीप लाइए और क्लिप बिना किसी सहारे के एक पतंग की भांति हवा में जो है रुका रह सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। अगर यहाँ पे चुंबक रख दिया जाएगा और यहाँ पे एक पिन रखी जाएगी तो चुंबक क्या करेगा, उस पिन को अपनी ओर आकर्षित करेगा और पिन वहां पे खड़ी हो जाएगी। इसी चीज को यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया। तो इसका मतलब चुंबक जो है लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे लिखा है, चुंबकीय और तथा अचुंबकीय पदार्थ, मतलब ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय होते हैं अर्थात वो लोहा के चुंबक में चिपक जाते हैं, और कौन से होते हैं जो अचुंबकीय होते हैं जो आके उसमें नहीं चिपकते हैं, जैसे लकड़ी, ठीक है, शीशा, ये सब जो है अचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबक में आके चिपकते नहीं है। तो आगे लिखा है, आइए मैग्नेस की भांति भ्रमण करें, इस बार हम केवल चुंबक तथा लोहे की स्थितियों को बदल देंगे। अब गणिया की छड़ी के सिरे पर एक चुंबक होगा। हम किसी हॉकी स्टिक, भ्रमण छड़ी और या क्रिकेट के विकेट के एक साथ छोटे से जो है चुंबक को टेप या गोंद की सहायता से चिपका सकते हैं। आइए अब हम विद्यालय के खेल के मैदान में मैग्नेस भ्रमण पर चलें, मतलब हम उस पर घूमते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें उस छड़ी में आकर के चिपकती हैं। हमारी मैग्नेस छड़ी जो है विद्यालय के मैदान से क्या क्या वस्तुएं उठाती हैं, कक्षा के कमरे में से यह किन वस्तुओं को उठाती हैं। अपने आसपास के दैनिक जीवन में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। मैग्नेस छड़ी से इसकी जांच कीजिए। आप एक चुंबक भी ले सकते हैं। इन वस्तुओं को चुंबक से छुए और देखें कि कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिससे चिपकती हैं। अपने नोटबुक में इनको लिख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें होंगी जो चिपकेंगी और बहुत सारी चीजें नहीं चिपकेंगी। यहाँ पे एक सारणी दी गई है, जैसे आप देख सकते हैं लोहे की जो गेंद होती है वो क्या होगा, वो चिपक जाएगी। जो स्केल होता है वो प्लास्टिक का होता है और वो नहीं चिपकेगा। जूता, ये भी चमड़ा होगा, ये भी नहीं चिपकेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या चीजें चिपकेंगी वो चुंबक को, जो नहीं चिपकेंगी वो अचुंबक वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है, आगे लिखा है, अब इन पदार्थों की सूची बनाएं जिनसे ये वस्तुएं बनी हुई हैं। क्या कोई ऐसा जो है सर्वनिष्ठ पदार्थ है जो चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली सभी वस्तुओं में विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है, हम यह समझते हैं कि चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे हम चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे लोहा, निकिल और कोबाल्ट। याद रखना, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से पदार्थ चुंबक से चिपक सकते हैं। तो उसमें लोहा होता है, निकिल होता है और कोबाल्ट होता है, क्योंकि तीनों में लोहे के अंश पाए जाते हैं। टीन भी हो सकता है। ठीक है, जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वह हम अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं।
और उनमें कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैंने बताया था लकड़ी हो गया, कागज हो गया, शीशा हो गया, ये सब जो है प्लास्टिक हो गया, ये सब इसमें चिपकते नहीं है चुंबक में, तो उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है क्रियाकलाप जो है 3, लिखा है किसी चुंबक को रेत अथवा मिट्टी में रगड़ें, चुंबक को बाहर निकाले। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक गए हैं? बिल्कुल नहीं चिपकेंगे, क्योंकि वो जो है अचुंबकीय पदार्थ हैं। अब इन रेत अथवा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं? ये मिट्टी से उठाए गए लोहे के छोटे टुकड़े लोहे का बुरादा हो सकता है। याद रखना, अगर लोहे के अंश पाए जाएंगे तो उनमें चिपकेंगे, नहीं तो उसमें नहीं चिपकेंगे। इस प्रकार के क्रियाकलाप द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लौह कण विद्यमान है। अपने घर के पास, स्कूल में अथवा जो है अवकाश के दिनों में भ्रमण किए गए इन स्थानों पर इन क्रियाकलापों को करने का प्रयास करें और यह पता लगाएं कि क्या चीजें चिपकती हैं और क्या चीजें नहीं चिपकती हैं। यहाँ चुंबक के 3 जो है अलग दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जो ए वाला है, इसमें जो है चुंबक जो चुंबक के छोटे टुकड़े होते हैं आके इसमें चिपक जाते हैं। दूसरे में कुछ पदार्थ चिपकते हैं और तीसरे में बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। ठीक है, तो याद रखना जो बुरादा वाला होगा वो उसमें नहीं चिपकेगा। ठीक है, अगर रेत में बालू उसमें कण होंगे तो चिपकेगा, नहीं तो नहीं चिपकेगा। उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। आगे लिखा है यदि आप इस साड़ी को भरते हैं तो इसे पहेली तथा बूझों के पास भेजते हैं तथा वह देश के विभिन्न भागों की मिट्टी में पाए गए लोहे के बुरादे की मात्रा से तुलना कर सकते हैं, वह आपके साथ इस जानकारी को बांट सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि चुंबक जो है अचुंबकीय पदार्थ और चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं। तो याद रखना, जो चुंबक होते हैं उनके ध्रुव होते हैं, उसमें 2 पोल होता है। ठीक है, एक तरफ चुंबक चिपकता है, एक तरफ नहीं चिपकता है। तो लिखा है हमने देखा है कि मिट्टी में चुंबक रगड़ने पर लोहे के कण यदि उपस्थित हैं तो चुंबक से चिपकते हैं तथा मतलब क्या आप चुंबक से चिपकने के ढंग में कुछ विशेषण देखते हैं, मतलब उसमें कुछ ऐसा अंतर देखते हैं? तो उसमें होता है, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो चुंबक से चिपकती हैं, उन्हें तो उसकी विपरीत भागती हैं। तो लिखा है एक कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाइए, इस शीट के ऊपर एक क्षण चुंबक रखिए। आप क्या देखते हैं कि क्या लोहे का बुरादा चुंबक सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? क्या आप चुंबक के किसी भाग में किसी अन्य भाग से अधिक लोहे का बुरादा चिपका सकते हैं? तो उसके बारे में यहाँ बताया गया, तो आप देख सकते हैं। तो जो दोनों पोल होते हैं, जैसे चुंबक कितना बड़ा है, लेकिन चुंबक में दोनों पोल पर ही ज्यादा चिपक क्यों रहे? क्योंकि वहां पर चुंबक का तो ज्यादा है और यहाँ चुंबक का तो क्या है, कम है। इसी चीज को यहाँ पर ये समझाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है चिपके हुए लोहे के बुरादे को हटाइए तथा इस क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या आप चुंबक के विभिन्न भागों से आकर्षित हुए लोहे के बुरादे के जो है तरीके में कोई परिवर्तन देखते हैं? आप इस क्रियाकलाप को लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों तथा विभिन्न आकार के चुंबकों से भी कर सकते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर एक एक करके बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि हमने ज्ञात किया है कि अधिकतर लोहे का बुरादा क्षण चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। याद जो सिरे होते हैं वहां ज्यादा चिपकता है, और उसी को जहां जो दोनों सिरे होते हैं चुंबक के, उन्हीं को हम चुंबक का ध्रुव कहते हैं। तो लिखा है चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। कक्षा में विभिन्न आकृति के चुंबकों को लाने का प्रयास कीजिए और लोहे के बुरादे का उपयोग करके इन चुंबकों के ध्रुवों की स्थिति की जांच कीजिए। ठीक है, अब आते हैं दिशाएं ज्ञात करना। तो चुंबक से दिशाओं का ज्ञान भी होता है। कैसे? तो लिखा है प्राचीन समय से ही लोग चुंबकों के बारे में जानते थे। चुंबक के बहुत से गुण भी उन्हें ज्ञात थे। आपने चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियां अवश्य सुनी होगी। ऐसी ही एक कहानी चीन के एक सम्राट के बारे में है। उसका नाम था जो है हुआंग टी नाम था, चीन का राजा था। कहा जाता है कि उसके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। उसकी एक फैली हुई भुजा थी, जैसे कि वह रास्ता दिखा रही हो। ठीक है, आगे चित्र में दिखाया भी गया है। आगे लिखा है मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकी कि उसकी फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर संकेत करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नया स्थान पर जाता था तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात किया जा सकता था। तो दिशाओं को ज्ञात करने के लिए जो है चुंबक तत्व का इस्तेमाल होता था।
आइए अपने लिए इस दिशा निर्धारक जो है दिशा निर्धारक बनते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये रथ था और रथ में जो है ये जो हाथ है ये जो है हमेशा दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था। इसका मतलब है कि जो है उसे दक्षिण दिशा का ज्ञान हो जा रहा था। लिखा है क्रियाकलाप, लिखा है एक क्षण चुंबक लीजिए, इसके एक सिरे पर जो है पहचान के लिए एक चिन्ह लगाइए। अब एक धागे को चुंबक के एक बिंदु से बांधिए जिससे कि उसे एक जो है लकड़ी के स्टैंड पर लटका सके। यह सुनिश्चित कीजिए कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। इसे विराम अवस्था में लाने आने दीजिए। चुंबक की विराम अवस्था में इसके दोनों सिरों की स्थिति दर्शाने के लिए धरती पर 2 बिंदु चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं को इस रेखा से मिलाइए। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक अपनी विराम अवस्था में मौजूद रहता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, अगर चुंबक यहाँ पर है, ठीक है, तो वो जो है यहीं पर आके रुक जाएगा, नहीं तो इसे गोल गोल घूमता रहेगा। उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा गया है कि स्थिति में आकर रुकता है। अब चुंबक के एक सिरे को आराम से धक्का दे करके घुमाइए और इसे विरामावस्था में आने दीजिए। विरामावस्था में इसके सिरों की स्थिति को दोबारा चिन्हित कीजिए। क्या अब चुंबक एक भिन्न दिशा दिशा दर्शाता है? तो बिल्कुल दिशा दर्शाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर हो जाएगा। चुंबक को एक दूसरी दिशा में घुमाइए और तथा इसके विराम में आने की अंतिम दिशा को नोट कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, इसको यहाँ पे देख लेना है। ठीक है, लिखा है क्या आपने देखा है कि विरामावस्था में चुंबक सदैव एक ही दिशा में रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि उसका सिरा एक ही तरफ ज्यादा चुंबकत्व होता है। क्या अब आप सम्राट के रथ की मूर्ति के जो है रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि उसका चुंबकत्व एक ही ओर था। इस क्रियाकलाप को चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ और प्लास्टिक अथवा लकड़ी के स्केल से दोहराइए। इस क्रियाकलाप के लिए जो है हल्की वस्तुओं का उपयोग मत कीजिए तथा जहां तीव्र वायु चल रही है वहां से ही बचिए। क्या अन्य पदार्थ भी सदैव एक ही दिशा में विरामावस्था में आते हैं? आगे लिखा है हमने देखा है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक ही दिशा में में आता है जो उत्तर और दक्षिण होती है। तो इसका मतलब है उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ही पोल होता है और वहां पर जो है चुंबकत्व ज्यादा होता है, इसीलिए हमेशा वही दिशा हमेशा बताता है। चुंबक जहां आप यह उपयोग कर रहे हैं वहां प्राय उगते हुए सूर्य की दिशा का उपयोग कर जो है पूर्व दिशा का अनुमान कीजिए, बिल्कुल लग जाएगा। यदि आपका चेहरा पूर्व की ओर है और आपके बाईं ओर का उत्तर है, दिशा निर्धारण के लिए सूर्य का उपयोग एकदम ठीक नहीं हो सकता, परंतु यह विधि आपके द्वारा खींची गई रेखा के उत्तर दक्षिण दिशा के अंकित करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। मतलब इससे हम कुल मिला के देख सकते हैं दिशाओं का ज्ञान कैसे होता है, ये अनुमान हम लगा सकते हैं। लिखा है आगे उत्तर की ओर, अभी इसको हम समझाते तो समझ में ज्यादा आएगा। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरे को चुंबक का जो है उत्तरमुखी सिरा अथवा उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दूसरा सिरा दक्षिणोमुखी अथवा दक्षिण ध्रुव कहलाता है। सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। समांतर चुंबकों का उत्तर और नॉर्थ और दक्षिण ध्रुव को अंकित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपास को देख सकते हैं, तो कंपास में भी हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा ही बताता है उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां चुंबकत्व क्या है, ज्यादा है। आगे लिखा है जो है चुंबक का गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इन गुणों का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते थे। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ ले जाते थे जिसे धागे से लटका करके दिशा निर्धारण करते थे। तो चुंबक का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए किया जाता था। तत्पश्चात चुंबकों के इन गुणों पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई या कंपास, जिसे हम दिक्सूचक के नाम से जाना गया। कंपास सामान्यतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती है। यह चुंबकित सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती है जो स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। जैसे आप यहाँ पर मैप पे देख सकते हैं, ये स्वतंत्रता पूर्वक क्या होती है, धुरी, ये मतलब सुई घूमती रहती है। आगे लिखा है कि कंपास में एक डायल भी होता है। डायल मतलब उसमें जो है नंबर लिखे होते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं उसमें नंबर भी लिखे हुए हैं। ठीक है, जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। तो दिशा देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ से ईस्ट है, यहाँ वेस्ट है, यहाँ पे आपका याद रखना नॉर्थ है, ये आपका साउथ है। ठीक है, दिशाएं भी अंकित होती हैं। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को
मतलब निर्देशित करती है। तो हम जो कंपास कहीं भी रखेंगे तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर वो बताएगा, क्योंकि चुंबकत्व उधर ही होता है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट किया जाता है। तो यहाँ कर दिया गया है, इससे मालूम चल जाता है कि उत्तर किस तरफ है। ठीक है, इसे अपने मोबाइल में भी आप कर सकते हैं। अपने मोबाइल में एक बहुत सारे ऐप आते हैं चुंबक के, तो आप डाउनलोड करके पता लगा सकते हैं कि उत्तर दिशा हमेशा आपको वहाँ पर बताएगा। ठीक है, आजकल मोबाइल में भी ऐसा होने लगा है। आगे लिखा है अपना चुंबक स्वयं बनाएं। अब हम चुंबक स्वयं कैसे बना सकते हैं? लिखा है चुंबक बनाने की अनेक विधियां हैं, आइए हम सरलतम विधि सीखें। लोहे का एक आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक क्षण चुंबक लीजिए और इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। मतलब कि अगर हम कोई चीज यहाँ देख सकते हैं जैसे, ठीक है, ये जैसे आपका चुंबक है और ये लोहे की छड़ है, तो जैसे इसको हटाते हैं, जब इस पर रगड़ करते हैं तो ये स्वयं जो है इसका जो है इसमें चुंबकत्व इसमें शामिल हो जाता है और ये जो है क्या हो जाता है, एक हमारा प्राकृतिक जो है कृत्रिम चुंबक बन जाता है। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए। इस प्रक्रिया को लगभग जो है 30-40 बार दोहराइए। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा जो है इसके समीप लाइए। यदि वह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर और जारी रखिए। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव और इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। मतलब कि जो ये दिशा है, जैसे मान लिया लोहा है तो इसी दिशा में बार बार रगड़ना है, और 30-40 बार अगर रगड़ेंगे तो ये जो लोहा है ये अपने आप में क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। ठीक है, आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार चुंबक बना सकते हैं। तो चुंबक बनाने की विधि यही है। ठीक है, आगे है अब आप जान गए होंगे कि चुंबक कैसे बनाया जाता है, और क्या आप अपने लिए कंपास बनाना चाहेंगे? तो कंपास बनाने के लिए भी एक यहाँ बताया गया है। उससे पहले याद रखना, जब हम इसको बार बार घुमाते हैं, ये लोहे की छड़ के पास चुंबक बार बार घुमाते हैं तो चुंबक का गुण इस लोहे में आ जाता है, इसीलिए वो भी चुंबक बन जाता है। ये बात याद रखना। लिखा है आगे आप अपने से कंपास बना सकते हैं। कैसे? तो लिखा है छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटे कार्क अथवा फोम में टुकड़े से निर्दिष्ट कीजिए। मतलब जैसे ये आपके रखा हुआ है, ठीक है। इसे पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को ना छुए। अब अपनी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है, और तैरती कार्क पर लगी हुई सुई की दिशा नोक कीजिए। सुई जो है लगी कार्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए। अब बिना घुमाए कार्क तैरने लगेगा तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कार्क घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा में रहती है? तो मतलब चुंबक अगर उसमें लगा रहेगा तो एक ही दिशा की ओर वो बताएगा। तो आप जो है जल में भी उत्तर दक्षिण दिशा के बारे में ऐसे पता लगा सकते हैं। अब हम लोग चुंबकों के बीच आकर्षण और तथा प्रतिकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना, चुंबकों में अगर जब आपस में चिपकते हैं तो उन्हें हम आकर्षण कहते हैं, और जब आपस में विपरीत भागते हैं चुंबक तो उसे हम प्रतिकर्षण कहते हैं। तो लिखा है आइए चुंबकों को एक जो है अन्य रोचक खेल खेलें। दो छोटी जो है खिलौना कारें लीजिए तथा उन पर ए तथा बी अंकित कीजिए। प्रत्येक कार के ऊपर लंबाई के अनुदिश रबड़ बैंड के से एक चुंबक लगाइए। कार ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव अग्रभाग की ओर रखिए और बी में जो है चुंबक विपरीत दिशा में रखिए। जैसे यहाँ पे समझाया गया है, तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे ए और बी, ठीक है, यहाँ पे अंतर देख सकते हैं, ए और बी है। तो यहाँ पे चुंबक इस तरफ है और यहाँ चुंबक इस तरफ है, तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं, ठीक है। ये आपस में जो है, क्योंकि यहाँ विपरीत हो जाएगा तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, लेकिन ये आपस में देखो जो ये बी है और जो ये है, ये दोनों का सिरा एक ही तरफ है, तो आपस में क्या होंगे, ये चिपक जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, उसी को हम क्या कहते हैं, आकर्षण कहते हैं। उसी चीज को यहाँ समझाया गया है। तो लिखा है अब दोनों कारों को एक दूसरे के समीप रखिए। आप क्या देखते हैं, क्या कारें अपने स्थान पर रहती हैं तो वहां नहीं रहेंगी, दूर भागेंगी। क्या अब एक दूसरे से दूर भाग जाती हैं? बिल्कुल जाएंगी। क्या कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं? बिल्कुल टकराएंगी, ठीक है। तो एक तरफ टकराएंगी, एक तरफ दूर भागेंगी, ठीक है।
तो इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया है, ठीक है। इसको एक बार केवल देख लेना है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे लिखा है कुछ जो है चेतावनियां हैं यदि चुंबक का आप इस्तेमाल करते हैं। तो लिखा है यदि चुंबक को गर्म किया जाए तो हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण को खो देता है। याद रखना, अगर हम चुंबक को गर्म कर देते हैं और उसे हथौड़े से पीटेंगे तो वो अपना चुंबकत्व खो देगा, या ऊपर से हम नीचे की ओर गिराएंगे तब भी उसके अंदर वो गुण खत्म हो जाएगा चिपकने के लिए। तो लिखा है यदि चुंबकों का उचित रखाव ना हो तब भी वे समय के साथ क्षीण हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे उनमें चुंबकत्व क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्षण चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए। इन ध्रुवों को मतलब इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इनके सिरों पर गर्म लोहे के 2 टुकड़े जो है लगाने चाहिए, जिससे क्या हो जाए, वो हमेशा सुरक्षित बना रहे, उसमें चुंबकत्व कभी ना जाने पाए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इनके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को जो है कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी और कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो उसमें चिपक जाएंगे तो उसका जो है प्रभाव गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है कुछ नोट्स लिखा है मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक चुंबक कौन होता है तो मैग्नेटाइट होता है। चुंबक लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं उन्हें हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर ध्रुव सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही जाकर के रुकते हैं, और 2 चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं, प्रति आकर्षण करते हैं। तो ये जो है चुंबकत्व से जुड़े हुए जितने भी मतलब इसमें टॉपिक थे मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे देखिएगा। हम लोग चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, ठीक है। ये क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस में 11वां चैप्टर है, हमारे चारों ओर वायु, जो वायुमंडल है हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो लिखा है आगे कि अध्याय 6 में हमने यह सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, और वायु क्या है, कई गैसों का मिश्रण होता है, और वायु हमेशा स्थिर होती है और पवन गतिशील होती है। लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी जो है नहीं देखा होगा, क्योंकि हम वायु को देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लेकिन निश्चय है वायु की उपस्थिति कई तरीकों से अनुभव होती है। इसे आप तब अनुभव करते हैं जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके कपड़े धीरे धीरे हिलते हैं, ठीक है। जब कोई चीज हिलती है तब हमें मालूम होता है कि हवा चल रही है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, हवा को देख नहीं सकते हैं। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के पृष्ठ जो है आवाज करने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव होता है। क्या आपको अध्याय 3 का जो है क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे को जो है निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है, कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है तथा छतों के ऊपरी हिस्सों को भी यह क्या करती है, उड़ाकर ले जाती है। क्या आप कभी फिरकी से खेले हैं? जैसे ये आपका है, जैसे बचपन में देखा होगा, खेला होगा इसको, तो जब हम इसको लेकर दौड़ते थे तभी ये जो है चक्कर लगाती थी, नहीं तो ये रुक जाती थी। इसका मतलब है वायु के द्वारा ही किसी चीज को हम गति दे सकते हैं। आगे लिखा है फिरकी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में जो है भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा आगे पीछे कीजिए तो आप देखेंगे तो वो चलने लगेगा। उसी के बारे में यहाँ पर यह बताया गया है, ठीक है। यह दिशा सूचक होता है। जब हवा चलती है तो ये मुर्गा बना हुआ है, ये मुर्गे का जो पीछे वाला पंख है ये पीछे की ओर जाएगा। तो अगर हवा जो है इस दिशा की ओर चल रही है तो मोर का मुंह इस तरफ हो जाएगा, ठीक है, और पंख पीछे की ओर हो जाएगा। तो इससे मालूम चल जाता है कि हवा किस दिशा से किस दिशा की ओर चल रही है। ऐसा बहुत जगहों पर लगाया जाता है, ठीक है। आगे लिखा है क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। लिखा है अपनी मुट्ठी बंद करें, उसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है। इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए, ठीक है। यहाँ लिखा है कांच की एक खुली हुई जो है खाली बोतल लीजिए,
क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या उसके अंदर कुछ है, तो उसके अंदर हवा है। ठीक है, आप अब उसे उल्टा कीजिए, अब उसके अंदर जो है कुछ है, फिर भी हवा रहेगी, चाहे जहां आप कीजिए। ठीक है, अब बोतल के खुले मुंह को पानी की से भरी हुई बाल्टी में जो है डुबोइए। बोतल को ध्यान से देखिए, क्या पानी की बोतल के अंदर प्रवेश करता है? तो याद रखा, पानी तो प्रवेश करेगा, एक में तो प्रवेश करेगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन जैसे हम इसको थोड़ा सा घुमाते हैं प्रवेश करेगा। तो जो इसमें बोतल में हवा भरी है वो हवा जो है बुलबुले के रूप में निकलती जाएगी और उसमें पानी प्रवेश करता जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि इसमें पानी जो जहाँ पानी भर रहा है बोतल में, वहाँ पहले हवा थी, तो हवा निकलती जाएगी और पानी भरता चला जाएगा, लेकिन टेढ़ा करने पर। लेकिन अगर टेढ़ा नहीं करेंगे तो हवा जो है उसमें उपस्थित रहेगी और पानी उसके अंदर नहीं जाएगा। आप चाहे इसको करके कभी देख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है जो है, क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या जो है बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? तो बोतल के अंदर हवा थी, तो जब तक हवा बोतल में रहेगी तब तक पानी अंदर प्रवेश नहीं करेगा। हाँ, आप सही हैं, यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती है। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है और वायु के निकलने से खाली हुई भाग में पानी भर जाता है। जो मैंने आपको समझाया वो चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है। आगे लिखा है, यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है या बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है या हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है, हम इसके आर पार देख सकते हैं या पारदर्शी होता है। तो वायु क्या होता है? एक पारदर्शी होता है, अपारदर्शी नहीं होता है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है। इसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल 5 परतों में भी बना हुआ है। आगे लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं जब ऊपर जाते हैं तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो जो पर्वतारोही होते हैं अपने साथ जो है ऑक्सीजन का सिलेंडर ले करके ही ऊपर जाते हैं। आगे लिखा है, जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं, वायु विरल होती जाती है, मतलब उसका घनत्व तो कम हो जाएगा, वायु कम होती जाती है। क्या अब आप विचार कर सकते हैं कि पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? तो इससे आपको ये पता चल गया। ठीक है, वायु किससे बनती है? तो वायु गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो लिखा है, 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। ठीक है, यह बात याद रखना, यौगिक नहीं है, यह मिश्रण होता है। यह मिश्रण इस प्रकार का होता है। आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयव के बारे में पता लगाते। तो वायु में क्या क्या होता है? तो पहला होता है जल वाष्प। ठीक है, जो हमारे वायु में नमी होती है, आर्द्रता होती है, जल वाष्प। तो लिखा है, हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यह भी देखा है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर के संघनित हो जाता है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, जैसे आप पॉलिथीन में आप सब्जी कभी रख करके उसको बंद कर देते हैं तो उसमें जब आप देखेंगे तो उसमें जो है छोटी छोटी बूंद के रूप में आपको वो जो है दिखाई देगा, वो नमी होती है, उसी को हम जलवाष्प कहते हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। याद रखना, जल चक्र के लिए वायु में क्या होना चाहिए? जलवाष्प का होना जरूरी है, जिसे हम गैस कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मतलब जीवन के लिए, जंतुओं के लिए भी और जो है मानव के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ऑक्सीजन न रहे तो वह याद रखिएगा कोई भी दीपक जलेगा नहीं। तो अगर याद रखिए जैसे मोमबत्ती यहाँ जला के रख दिया गया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा, लेकिन अगर हम इसके ऊपर एक जो है कांच का गिलास रख देंगे तो ये बुझ जाएगा। इसका मतलब वहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है। तो वायु में ऑक्सीजन हमें इसी से पता लगाया जा सकता है। तो लिखा है,
अपने शिक्षक की उपस्थिति में एक समान लंबाई की 2 मोमबत्तियां बेंच पर लगाएं और उन्हें जला दें। इनमें से एक मोमबत्ती पर कांच के एक गिलास उल्टा करके रखें। दोनों मोमबत्तियों को ध्यान से देखें। क्या आप दोनों मोमबत्तियां लगातार जलती रहेंगी? एक जल जाएगी और एक बुझ जाएंगी। आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती गिलास से ढकी हुई है वह कुछ देर के बाद बुझ जाती है, जबकि दूसरी मोमबत्ती जलती रहती है, क्योंकि इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित है। आगे लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि गिलास से ढकी मोमबत्ती इसलिए बुझ जाती है क्योंकि वायु का एक वह घटक जो मोमबत्ती की जलने में सहायक है वह सीमित है और मोमबत्ती जलने से कुछ देर बाद वो समाप्त हो जाता है, जबकि दूसरी मोमबत्ती को लगातार वायु मिलती रहती है और वायु का वह घटक जो जलने में सहायक होता है वह ऑक्सीजन कहलाता है। तो वायु ऑक्सीजन से भी मिलकर बना होता है। अगला है नाइट्रोजन। 78% होता है, सबसे ज़्यादा हमारी वायु में यही गैस होती है, नाइट्रोजन। तो मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा है कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में जो है शेष रह जाता है, यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में भी सहायक नहीं होते हैं। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन कहते हैं। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो है 0.03% हमारे वायुमंडल में उपस्थित है और यही जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए और ऑक्सीजन के लिए कच्चा माल भी होता है। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई होगी। लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। यह सलाह दी जाती है कि जो है फसलों के अवशेष या सूखी पत्तियों को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इसमें वायु प्रदूषित तो होती है, जिसे हम पराली कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे वायुमंडल में धूल और क्या होता है? धुआं भी होता है। तुम्हारे वायुमंडल में धूल और धुआं दोनों होता है। तो ये क्या काम करता है? तो ईंधन या पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें और सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस प्रकार जो है इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं और गैसों को हमारी नाक से बहुत दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नजदीक ले जाती हैं। इसका मतलब है कि उनके लिए हानिकारक हो सकता है। तो वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। तो धूल कण हमेशा वायु में रहते हैं। कभी उनके आकार छोटे हो सकते हैं, कभी बड़े हो सकते हैं। आगे लिखा है क्रियाकलाप 4 में, अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक जो है कमरा खोजिए। सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद करें तथा पर्दे आदि जो है डालकर कमरे को पूरा अंधेरा कर लीजिए। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर दरवाजे का खिड़की की ओर बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी जो है नली के माध्यम से कमरे के अंदर प्रवेश करें। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखेंगे तो उसमें धूल कण आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको कभी आपने देखा होगा कि जब सूर्य का प्रकाश कहीं पतले जो है किसी कमरे में प्रवेश करता है, अंधेरे कमरे में, तो आप धूल प्रकाश देख सकते हो, धूल उड़ते हुए आपको वो दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। लिखा है, क्या आप यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों से कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे होते हैं? वही कण होते हैं, वही धूल कण कहलाते हैं। आगे है, अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा। इसमें भी धूल कण नित्य आपको करते प्रतीत हो जाएंगे, तो आप धूल कण वहां भी दे सकते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जैसे मान लो खेत का क्षेत्र हो या कोई औद्योगिक क्षेत्र हो, तो वहां धूल में कण बड़े दिखाई देंगे, अन्य स्थानों पर छोटे दिखाई देंगे, जैसे जंगलों में या फिर आपको पहाड़ों पर। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर ले लेते हैं और धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल और जो है क्या होते हैं, उसमें रोए होते हैं। तो आप याद रखना, इसीलिए हमारी नाकों में बाल होते हैं जिससे वो धूल कण रुक सके। क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के कारण डांटा हो? अगर क्यों डांटा होगा? क्योंकि मुंह से जब हम सांस लेंगे तो मुंह से अंदर सारे जो है धूल कण कहाँ चले जाएंगे? हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे। अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूल के कण आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे
जो है हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जलवाष्प और धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। यद्यपि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा जो है क्या होती है, तो अधिक होती है। वास्तव में दोनों गैसें मिलकर के 99% भाग बनाती हैं और शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें और जलवाष्प और धूल कण सब इसमें शामिल होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि याद रखना, जैसे आप देख सकते हैं इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें हैं, जलवाष्प है, ऑक्सीजन इतना है और नाइट्रोजन इतना है। ठीक है, आगे है पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है। तो याद रखना, जैसे अगर पानी में कोई जीव पानी में है या कोई पौधा पानी में है तो उसको ऑक्सीजन कैसे मिलती है, और कोई अगर मिट्टी में है तो कोई जीव या पौधा तो उसको ऑक्सीजन कैसे मिलता है। अब इसके बारे में हमें पता लगाना है। लिखा है, किसी धातु या कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी लीजिए, इसको धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र के अंदर की सतह को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर छोटे छोटे जो है बुलबुले बनते नजर आ रहे हैं, वही सब ऑक्सीजन होता है। ठीक है, आगे लिखा है, क्या आप छोटे छोटे बुलबुले इससे चिपके हुए देखते हैं, तो वही जो बुलबुले चिपके हुए हैं वह क्या है, ऑक्सीजन होते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 5 और 6 में पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वह श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं, जैसे हम मछली को समझ सकते हैं या अन्य जीवों को। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऐसा मतलब क्या ऐसा नहीं है कि वह सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से लाते हैं, तो जमीन के जो अंदर हैं वो कैसे लाते हैं। अब इसको हम यहाँ पर क्रियाकलाप पे समझ सकते हैं। तो लिखा है, एक बीकर या कांच के गिलास में जो है सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, उसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। तो क्या आप मिट्टी के बुलबुले जो है निकलते हुए देखते हैं। ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी के अंदर भी वायु होती है। तो अगर आप कभी सूखी मिट्टी में जब पानी डालते हैं तो देखेंगे उसमें बुलबुला निकलता है, तो इसका मतलब उसके अंदर भी ऑक्सीजन मिट्टी में भी छुपी हुई होती है। ठीक है, अब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है जो बुलबुले के रूप में दिखाई देती है, और मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीव और पौधों की जड़ें श्वसन के लिए इसी वायु का उपयोग करते हैं। अब इतना इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि जीव कैसे जो मिट्टी के अंदर पानी के अंदर होते हैं कैसे सांस लेते हैं। तो आगे लिखा है, मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद और छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर या बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों और मांदों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। तो याद रखना, तभी जो है बरसात के दिन में हम देखते हैं सांप और अन्य जानवर जो है जो जमीन के अंदर रहते हैं वो ऊपर इसी कारण से आ जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं क्यों आ जाते हैं। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय ही जमीन पर के बाहर आते हैं? बिल्कुल सही है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा हमेशा ऑक्सीजन बनती रहती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन को जो है प्रतिस्थापित कौन करता है? तो कोई नहीं करता है, वो लगातार हमेशा बनती रहेगी। अब आगे है, वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। तो लिखा है, अध्याय 7 में हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वो अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, इसीलिए वो जो है लगातार उसकी पूर्ति होती रहती है। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधों और जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर
निर्भर हैं। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? तो इसके बहुत सारे उपयोग हैं। जैसे हम वायु का उपयोग पवन ऊर्जा में कर सकते हैं, तो पवन चक्की को चलाने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आगे लिखा है वायु पवन चक्की को घुमाती है और पवन चक्की का उपयोग जो है ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु पवन जो है नाव को खेने में भी, ग्लाइडर, पैराशूट और हवाई जहाज को चलाने में भी सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ और जो है कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ सकते हैं, मतलब उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों और फूलों के परागकणों को इधर से उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जल चक्र किसे कहते हैं, आप इस वीडियो को यहाँ पे मैं एक वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, आप पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, जल चक्र किसे कहते हैं, तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते दोस्तों, QKIS चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब ने बचपन से ही बारिश के दिनों में वर्षा का आनंद लिया है। बारिश की बूंदों में भीगना तो और भी अच्छा लगता है। हजारों करोड़ों वर्षों से वर्षा हो रही है, तो इतने बड़े जल राशि को पृथ्वी अपने पास कैसे रख पाती है? अब तक तो पृथ्वी को डूब जाना चाहिए, परंतु ऐसा क्यों नहीं होता है? चलिए जानते हैं। जलचक्र क्या है? वास्तव में नदी, झील, झरना तथा समुद्र में जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जल के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और जल वाष्पीकृत होने लगती है। हवाओं के साथ जलवाष्प ऊपर की ओर जाने लगती है। वायुमंडल में जो जल के कण उपस्थित होते हैं वह भी वाष्पीकृत होकर ऊपर की ओर जाने लगती है। पर्वतों के बर्फीली चोटियों पर शुष्क तथा कम आर्द्रता वाली वायु चलती है, इसलिए यहां कम वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, जिससे बर्फ बिना पानी बने जलवाष्प में परिणत हो जाता है। इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। पृथ्वी के अलग अलग भाग से जब जलवाष्प ऊंचाई पर पहुंचती है, तब कम तापमान के कारण वायुमंडल में जमा हुआ जलवाष्प अंततः ठंडा हो जाता है। ये वाष्प पानी और बर्फ की छोटी बूंदें बन जाते हैं, जो अंततः एक साथ आकर बादल बनाते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाष्प संघनित होकर पानी की बूंदों में बदल जाएगी। हालांकि यह धूल या अन्य अशुद्धियों के बिना संघनित नहीं हो सकता, इसलिए जलवाष्प कण की सतह पर चिपक जाती है। जब पर्याप्त बूंदें विलीन हो जाती हैं, तो यह बादलों से निकलकर नीचे जमीन पर गिरती हैं। इस प्रक्रिया को अवक्षेपण या वर्षा कहा जाता है। विशेष रूप से ठंडे मौसम या बेहद कम हवा के दबाव में पानी की बूंदें जम जाती हैं और बर्फ या ओलों के रूप में गिरती हैं। यह जलचक्र हमेशा ऐसे ही चलते रहता है। जलचक्र के प्रभाव। जलचक्र का जलवायु पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, ग्रीनहाउस प्रभाव के कारण तापमान में वृद्धि होगी। जलचक्र के वाष्पीकरणीय शीतलन प्रभाव के बिना पृथ्वी पर तापमान में भारी वृद्धि होगी। जलचक्र अन्य जैव भू रासायनिक चक्रों का भी एक अभिन्न अंग है। जलचक्र पृथ्वी पर सभी जीवन प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जलचक्र को स्वच्छ वायु के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए, वर्षा की प्रक्रिया के दौरान जलवाष्प को धूल के कणों से जुड़ना पड़ता है। प्रदूषित शहरों में बारिश की बूंदें धूल उठाने के अलावा बादलों से गिरते समय पानी में घुलनशील गैस और प्रदूषक भी उठाती हैं। बारिश की बूंदें बैक्टीरिया और औद्योगिक कालिक के कणों और धुएं जैसे जैविक एजेंटों को लेने के लिए भी जानी जाती हैं। इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करें। धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, तो जल चक्र किसे कहते हैं और उसमें वायु की क्या भूमिका होती है, अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम यहाँ सारांश में कुछ नोट्स जो बन सकते हैं, इससे क्या निकल के जो हमें याद करना हो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते हैं, परंतु उसे अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरा है, गतिशील वायु को ही हम क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। वायु जगह घेरती है, जैसे मैंने बोतल वाला उदाहरण दिया था। जल और मिट्टी में वायु उपस्थित होती है, बिल्कुल सही, आपको पता चल गया। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों द्वारा मिश्रित होती है। इसमें कुछ धूल कण भी सम्मिलित होते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक और श्वसन के लिए आवश्यक होती है,
बिल्कुल सही बात है। आगे लिखा है वायु की हर परत जो पृथ्वी को घेरे हुए उसे हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही। और वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, बिल्कुल सही। तो इस चैप्टर में जितना मैंने पूरा था क्लास 6 की एनसीईआरटी का, मैंने साइंस के सारे चैप्टर को मैंने यहाँ समाप्त कर दिया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसके अलावा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे और आपकी सारी एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड हो सके। ठीक है, ओके, थैंक यू।